Hello, bachcho. A very good afternoon and welcome to our channel that is Arms Juniors. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So, students, I hope आपने जो बाकी lectures है, we have already discussed about life processes 1, life processes 2 and heredity and evolution as well. ठीक है, अगर अब तक आपने lectures नहीं देखे हैं तो please go and check our channel that is Arms Junior. वहां पर आपको ये सारे lectures मिल जाएंगे, which is going to help you in your बोर्ड प्रिपरेशंस एज वेल एज अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही बट ये भी चैप्टर इक्वली आपको इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू या फिर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो आपका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपका ये। तो यहाँ पर आपको एनवायरमेंट के प्रति अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। आइए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक या फिर यू कैन से इकोसिस्टम जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? सी, अगर आप देखो द अर्थ इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, ठीक है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इवन देर आर सम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे अगर मेरे आसपास देखो ये बोर्ड नॉन लिविंग है, पेन नॉन लिविंग है, माइक नॉन लिविंग है। ठीक है, सो आसपास बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग, टेबल है, चेयर है, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। तो समवेयर वी नीड देम, वी यूज देम। ठीक है, तो हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मतलब लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरैक्शन है, ठीक है, दोनों का जो इंटरैक्शन है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जनरली फिजिकल फैक्टर भी इसमें आते हैं जैसे विंड है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो है दे आर ए बायोटिक नॉन लिविंग। वेर एज बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग फैक्टर्स जिसमें आएंगे एनिमल्स हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स वगैरह। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? बायोटिक फैक्टर्स में। तो बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक फैक्टर का जो इंटरेक्शन है अमंग देमसेल्व्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पूछा जा सकता है। तो ये पूरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एबायोटिक फैक्टर में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें आएंगे। बायोटिक फैक्टर्स में वी हैव लाइक एनिमल्स। एनिमल्स में अगर आप देखो लिविंग थिंग्स में बहुत सारी चीजें, तो देर आर बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सब इसमें आएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट वन। देन अगर हम देखें बायोटिक फैक्टर्स के बारे में और अगर डिस्कस करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अगर हम फूड चेन की बात करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड चेन बेसिकली, तो उसमें अगर आप देखो तो देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड नीड्स। ठीक है, हर एक की फूड नीड है, उसके लिए कुछ ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बट सारे एनिमल सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो कुछ दूसरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे दूसरे प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे अपनी फूड नीड के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरे आते हैं सेकेंडरी, टर्शरी एंड एपेक्स कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो आप। तो ये जो है सेकेंडरी, टर्शरी एंड एपेक्स कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, दे आर यू कैन से दे डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब वो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम, राइट? These types are classified according to the trophic level to which they belong. अब trophic level क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी when we will be discussing about food chain. ठीक है, तो चलो फूड चेन के बारे में वैसे भी डिस्कस करेंगे। तो फूड चेन क्या होता है? ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड नीड्स। इन एवरी इकोसिस्टम there are always interaction between producer,
कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ठीक है, इनका जो सीक्वेंस से इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब क्या होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट वगैरह खा रहे हैं। उन्हीं इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खा रहा है। वो फ्रॉग स्नेक द्वारा क्या हो रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। और उस स्नेक को सपोज ईगल है वगैरह टॉप कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो समवेयर आफ्टर द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या हो गए, मर गए। उनकी डेथ होने के बाद जो भी उनके बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, ऑर्गेनिक मटेरियल एलिमेंट्स, वो सारे क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाएंगे इनटू द सॉइल या फिर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम में। फिर से वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये काम कौन करता है, देयर आर डीकम्पोजर, वेरियस बैक्टीरिया, फंगाई, दे डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ताकि ये सारा ऑर्गेनिक मैटर ऐसे अगर एनवायरमेंट में पड़ा रहा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में देयर विल बी फाउल स्मेल, ठीक है, गंदा हो जाएगा पूरा। तो जिसके वजह से ये डिकम्पोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई वगैरह। ये क्या करेंगे, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स है, उनसे जो भी एलिमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बैक इनटू द इकोसिस्टम, जो कि फिर से प्लांट द्वारा यूज होंगे फॉर देयर ग्रोथ, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। ओके, तो अगर आप देखो फूड चेन में कौन कौन होगा, एक तो प्रोड्यूसर होंगे जैसे ग्रास, है ना, प्लांट्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते, तो वो इन्हीं ग्रास पे, इन्हीं प्लांट पे क्या करेंगे, फीडिंग करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुए, कंज्यूमर्स हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी डेड रिमेन्स है, दे विल बी डिकम्पोज टू रिलीज द एलिमेंट्स इनटू द इकोसिस्टम। उनको क्या बोलेंगे, हम डिकम्पोजर्स बोलेंगे। तो इस तरीके से फूड चेन में देर आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर, और उनमें समवेयर इंटरैक्शन है, ठीक है, दे आर इन इंटरैक्शन विद इच अदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, राइट। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, इन एवरी फूड चेन देर आर एटलीस्ट 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल मतलब जैसे अगर आप बोलो एवरी लेवल ऑफ द फूड चेन इज बेसिकली कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जैसे ग्रास, ग्रास के एक ट्रॉपिक लेवल है, प्लांट्स वगैरह की एक ट्रॉपिक लेवल है। दूसरा, प्लांट्स पे फीड कौन कर रहा है, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट इज अ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, राइट। देन इंसेक्ट पे फीड कर रहा है फ्रॉग्स वगैरह, दिस इज द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, तो दिस इज फोर्थ, ठीक है। एंड इट विल बी ईटन बाय, स्नेक विल बी ईटन बाय ईगल वगैरह, वल्चर वगैरह, तो वो हुआ टॉप ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से देर आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो जनरली क्या होता है, जो फूड चेन है वो मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, हो सकती है, उतनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज उसका रीजन हम बेसिकली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल्स कितनी हो सकती है, बिटवीन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल शुड बी देयर इन द फूड चेन। उससे ज्यादा अगर होगी तो देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द एनर्जी ट्रांसफर। बेसिकली जो अपर सबसे टॉप वाली ट्रॉपिक लेवल है उसमें एनर्जी बहुत ही कम जाएगी। ओके, सो इस तरीके से तो प्रोड्यूसर में कौन आता है, प्रोड्यूसर मेक द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो ग्रास वगैरह खा रहे हैं, दे विल फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर विल फॉर्म द थर्ड, एंड नेक्स्ट जो भी टर्शरी कंज्यूमर आएंगे दे विल फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स या फिर लेवल्स है जहां पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, राइट। द लिंक्स ऑफ फूड चेन आर इन लीनियर फैशन, ठीक है। कैसे है, लीनियर फैशन में। अगर ये फूड चेन की अगर बात करो तो इट इज इन लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आपको ये फूड चेन देखने को मिलती है। इवन देर इज फूड वेब। हाँ, यहाँ पर आप देखो, हियर यू कैन सी ग्रासेस। ग्रासेस क्या कर रहे हैं, सनलाइट का यूज करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड होगा उस पे वो सर्वाइव करेंगे। अब बाकी इंसेक्ट्स वगैरह अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन दिस ग्रासेस। अब इस इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक कैन बी ईटन बाय ईगल या फिर वल्चर वगैरह। और इनके जो भी डेड रिमेन्स है आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जो भी डेड रिमेन्स है दे विल बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फंगाई, बैक्टीरिया वगैरह उनको डिकम्पोज करेंगे। फिर से आफ्टर द डिकम्पोजिशन जो भी एलिमेंट्स इकोसिस्टम में रिलीज हुए हैं वो प्लांट के द्वारा यूज किए जाएंगे फॉर देयर ग्रोथ।
राइट। तो इस तरीके से ये पूरा आपको क्या दिखता है, चेन दिखता है, राइट। सो दिस इज फूड चेन गिवन इन योर बुक, ठीक है, यू कैन रेफर दिस। देन देयर इज अ फूड वेब। फूड वेब क्या है, इट इज बेसिकली मेनी फूड चेन्स, ठीक है, व्हेन मेनी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, तो जो स्ट्रक्चर या फिर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड फूड वेब। व्हेन मेनी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड द स्ट्रक्चर और द whatever it is formed, it is called food web, ठीक है। तो फूड वेब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन्स। आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फूड चेन की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फूड वेब की भी डेफिनेशन, इवन उनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फूड चेन एक सिंगल लीनियर फैशन में आपको दिखेगा, बट फूड वेब इसमें क्या होगा, देयर विल बी मेनी फूड चेन्स, दे आर इंटरलिंक्ड, राइट। जैसे अगर बोलो तो इंसेक्ट्स, मेनी इंसेक्ट्स कैन बी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट कैन बी ईटन बाय फ्रॉग। फ्रॉग ऐसा नहीं कि बस ग्रास होपर ही खाएगा, वो बाकी इंसेक्ट भी खा सकता है, बीटल खा सकता है, ठीक है, वास्प वगैरह खा सकता है। तो इट कैन ईट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। राइट, तो इस तरीके से तो फूड वेब क्या है, इट इज इंटरलिंक्ड। फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स। इन तीनों में से आप एक कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो फॉर फूड वेब, इट विल वर्क, ठीक है। तो फूड वेब एंड फूड चेन, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो फूड चेन को रेफर करके वी हैव समथिंग टू टेल। तो यहाँ पर हमने जो फूड चेन देखी है, फूड चेन में हमने देखा था देयर वेर ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनको बोल दिया प्रोड्यूसर। उनको कंज्यूम कौन कर रहा है, ग्रास होफर, ठीक है, इंसेक्ट्स। तो दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या हुआ, इंसेक्ट को खा रहा है, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक विल बी टर्शरी कंज्यूमर विच फीड्स ऑन द फ्रॉग, ठीक है। एंड सबसे ऊपर जो रहेगा दैट विल बी हॉग वगैरह, जो एपेक्स कंज्यूमर बोल सकते हो या फिर आप टॉप कंज्यूमर उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फूड चेन है 4 ट्रॉपिक लेवल की आपको देखने को मिलती है, राइट, 4 to 5, ओके। एंड लास्ट में जो भी फंगाई बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, दे विल डिग्रेड दिस डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उनसे जो भी एलिमेंट्स है उनको रिलीज कर देंगे बैक इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है, विच विल बी अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स, ओके। तो अगर इस फूड चेन का हम फूड वेब में कन्वर्जन करें तो कैसा रहेगा, देखो यहां पर इन दिस फूड चेन, if this food chain is converted into food web, there should be interaction between different components. Now यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया, फ्रॉग अलग अलग क्या कर सकता है, इंसेक्ट खा सकता है, ऐसा नहीं कि वो बस ग्रास ओफर खाएगा, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट इंसेक्ट्स, राइट। फ्रॉग को भी दूसरे कंज्यूमर खा सकते हैं, ठीक है, स्नेक या फिर डायरेक्टली हॉक खा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इट विल बी फिक्स्ड। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, फूड वेब को आप अलग तरीके से और डिफाइन कैसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन ईट मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट कैन ऑल्सो बी ईटन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब वो खुद अलग अलग ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, उन पे फीड कर सकता है, और खुद भी दूसरे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकता है, या फिर एनिमल से ईटन अप हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फूड वेब, ओके। यहां पर इन द फूड वेब डिकम्पोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डिकम्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, डेड रिमेन्स वगैरह है, वो इकोसिस्टम या नेचर में ऐसे ही पड़े नहीं रहने चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा बाय डिफरेंट बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई। उनको क्या किया जाएगा, सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन किया जाएगा, और जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, दे विल बी रिलीज्ड बैक इनटू द इकोसिस्टम, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर्स वगैरह। स्कैवेंजर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ स्कैवेंजर जैसे डेड रिमेन्स वगैरह वो क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है, ईगल वगैरह, वल्चर वगैरह, राइट, दे फीड ऑन द डेड रिमेन्स, स्कैवेंजर्स। तो इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फूड चेन, फूड वेब, ओके। अगर ये सपोज डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं, if decomposition halts for years, entire earth will be covered by garbage। अगर बताओ डिकम्पोजिशन होता ही नहीं, ठीक है, वो जो डेड रिमेन्स है, प्लांट है, एनिमल है, उनके पार्ट्स है, वो सारे ऐसे ही इकोसिस्टम में, नेचर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरी जो आपकी अर्थ है कुछ सालों बाद आपको दिखता पूरा कवर हो चुकी होगी विद दिस अनवांटेड गार्बेज, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस
ठीक है, ये पूरा नेचर का बैलेंस रखने के लिए डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लायन, डियर, ग्रासेस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप फूड चेन अगेन अगर आप देखो, लायन, डियर, ग्रासेस, लायन ईट्स द डियर, दूसरी फूड चेन है। लायन क्या करता है, डियर को खाएगा, डियर ईट्स ग्रास, राइट। अब ये जो लायन है जब मर जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स, मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है दे विल बी रिलीज इनटू द सॉइल, इनटू द इकोसिस्टम, राइट। तो ये फिर से कंज्यूम हो जाएंगे बाय द ग्रासेस, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, तो वो फिर से प्लांट में जाएंगे। तो ये जो एलिमेंट्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स है, दूसरा एक यू कैन से रीजन है बिहाइंड द डिकम्पोजिशन, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड चेन में है वो फूड चेन में ही रहे, वो बाहर रिलीज ना हो या फिर उनका वेस्टेज ना हो, राइट। जैसे ग्रासेस को कौन खाया था, ग्रासेस को डियर ने खाया, सपोज डियर को लायन ने खाया, राइट, एंड देन लायन आफ्टर डेथ उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, राइट, वो सारे क्या रिलीज हो गए इनटू द सॉइल, और उसी न्यूट्रिएंट्स पे अब क्या करेंगे, ग्रासेस ग्रो करेंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है दे विल फ्लो इन द साइकिल, वो वेस्ट नहीं होंगे। तो दिस इज अगेन द अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट। बट अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये सारा गार्बेज ऐसे ही एनवायरमेंट में पड़ा रहेगा, राइट, और वो फिर से अगेन फाउल स्मेल वगैरह, राइट, जगह खराब हो जाएगी, मतलब वी कैन नॉट लिव इन सच प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल, जैसे पैडी, पैडी मतलब राइस वगैरह का जो खेती होते हैं, उन पे कौन खा रहा है, उनको कौन खा रहा है, ग्रासहोपर खा रहा है, उनको फ्रॉग खा रहा है, स्नेक खा रहा है। तो आपको ये जो फूड चेन दी है इसमें से कोई भी अगर आपको पूछा जाए कि सिंपल एक फूड चेन दो, ठीक है, फूड चेन लिखो, राइट, तो आप इसमें से कोई भी एक फूड चेन लिख सकते हो, राइट, इसमें से कोई भी एक फूड चेन लिख सकते हो। अब फूड चेन में ये हमने देखा था देयर आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, राइट, इसमें से अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म सपोज खत्म हो गया, ठीक है, या फिर वैनिश हो गया, तो पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखो फ्रॉग की नंबर बहुत डिक्रीज हो गई, फ्रॉग की नंबर डिक्रीज हो गई, तो फ्रॉग क्या खाता है, ग्रासहोपर खाता है, राइट। फ्रॉग की नंबर अगर कम हो गई तो ऑब्वियसली ग्रासहोपर की नंबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, नॉट ओनली ग्रासहोपर, अदर इंसेक्ट्स की नंबर भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर फ्रॉग कम हो गया, फ्रॉग की नंबर कम हो गई, तो ऑब्वियसली स्नेक को खाना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, राइट। तो स्नेक की नंबर फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट मीन्स, राइट, तो यहाँ पर फ्रॉग की इवन एक ट्रॉपिक लेवल के जो मेंबर है उनकी भी नंबर अगर कम हो जाए तो पूरी आपकी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि पूरी जो फूड चेन है उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, राइट। सो अगेन व्हेन द नंबर ऑफ फ्रॉग डिक्रीजेस फॉर एनी रीजन, राइट, सेकेंडरी कंज्यूमर की नंबर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्नेक की नंबर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगेन फ्रॉग की नंबर कम होने से ग्रासहोफर या फिर अदर इंसेक्ट जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, जिसके वजह से पूरा जो पैडी का फील्ड है, ठीक है, या फिर जो भी ग्रासेस वगैरह है उनकी नंबर क्या हो जाएगी या फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रासेस या फिर पैडी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैडी मतलब राइस की वगैरह खेती जो होती है, राइट। देयरफॉर हर एक फूड चेन में सारी जो ट्रॉपिक लेवल्स है उनके मेंबर जो है उनकी नंबर क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी बैलेंस इन द फूड चेन। अगर फूड चेन में बैलेंस रहेगा तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम में भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये जो प्रे प्रेडेटर है, राइट, प्रे प्रेडेटर की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड नॉट चेंज। अगर वो चेंज हो गई तो फूड चेन विल कम टू एन एंड, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ every member of different tropic level is very important over here, ठीक है। नेक्स्ट फूड चेन में ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी पिरामिड, राइट। फूड चेन या फिर आपको पिरामिड फॉर्म में अगर लिखना है फूड चेन को, आप कैसे लिखते हो, आप ऐसा पिरामिड बनाओगे, सबसे लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल किसकी होगी, यहाँ पर होंगे ग्रासेस। ग्रासेस को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग विल बी ईटन अप बाय स्नेक। फिर आते हैं हॉक वगैरह जैसे टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो हम
जब पिरामिड बनाते हैं फूड चेन का तो कुछ ऐसा बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रासेस में जो एनर्जी है, देखो ग्रासेस ने क्या किया, सनलाइट और सन की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया इनटू द फूड, उसको यूज करके क्या बना लिया, फूड बना लिया। ठीक है, अब ग्रासेस में जो एनर्जी है, जब ग्रासेस को इंसेक्ट खाएंगे, ये एनर्जी फ्रॉम ग्रासेस विल ट्रांसफर और ट्रेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब इंसेक्ट में जाएगी। जब फ्रॉग इंसेक्ट को खाएगा तो इंसेक्ट की एनर्जी, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी नहीं जाती, मैं बताऊंगी आपको, राइट, कुछ एनर्जी कहा जाएगी फ्रॉग में जाएगी। देन जब स्नेक फ्रॉग को खाएगा, फ्रॉग की एनर्जी कहा जाएगी स्नेक में जाएगी, राइट, फिर नेक्स्ट हॉक में जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। सो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर लाइक दिस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, लोअर से अपर ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इवन फूड वेब में भी आपको दिखेगा एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो जनरली जो एनर्जी का पिरामिड है, इट इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा। इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, हमेशा आपको ये पिरामिड कैसा मिलेगा, अपराइट, सीधा स्ट्रेट। ठीक है, लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, राइट। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी पिरामिड, कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो देयर विल बी ट्रांसफर। अब ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर देखो, सारी की सारी एनर्जी आपके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर नहीं होती है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड इनटू द इकोसिस्टम। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब ग्रासेस से इंसेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसमें से 10% विल बी लॉस्ट। ठीक है, अगेन जब इंसेक्ट से फ्रॉग में एनर्जी जा रही है, इसमें से भी इंसेक्ट की जो एनर्जी है उसमें से 10% रिलीज हो जाएगा बाहर। ठीक है, मतलब वेस्ट। देन फ्रॉग से स्नेक में जब एनर्जी जाएगी उसमें से भी फर्दर 10% विल बी लॉस्ट, मतलब फ्रॉग की जो एनर्जी है उसका 10% एनर्जी क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। ठीक है, सेम फॉर द स्नेक टू हॉक। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी 10%। तो फॉर एवरी ट्रॉपिक लेवल when the energy is being transferred from one tropic level to the next, there will be always 10% energy will be lose, ठीक है, in the environment। ठीक है, कितनी, 10% एनर्जी, इसी को हम 10% लॉ बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, राइट। हमेशा 10% ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ द एनर्जी पिरामिड लुक्स लाइक, राइट। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी पिरामिड पे पूछा जाता है। ये जरूर याद रखना कि हमेशा एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, एंड द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, स्ट्रेट। कैसा रहेगा, स्ट्रेट, है ना। लोअर से अपर ट्रॉपिक लेवल में जब ट्रांसफर होगा एनर्जी हमेशा ऐसी ही जाएगी। ऑलराइट, सो दिस इज द एनर्जी पिरामिड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज what is the relationship between the ecosystem, जो बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। तो यहाँ पर बिटवीन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट में अगर रिलेशनशिप देखो तो एवरीथिंग दैट इज अराउंड द ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में आपको पता है कुछ फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर्स है, इवन नेचुरल फैक्टर्स भी है विच सराउंड्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बायोटिक फैक्टर आते हैं, एबायोटिक फैक्टर, नेचुरल फैक्टर एज वेल एज आर्टिफिशियल फैक्टर आते हैं। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, एक होगा नेचुरल एनवायरमेंट जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, दूसरा होगा एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड। ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन, एंथ्रोपोजेनिक बोल सकते हो आप उसको, या फिर मैन मेड, या फिर सिंपली आर्टिफिशियल एनवायरमेंट आप बोल सकते हो। नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, देयर इज एयर, वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, सॉइल, ये सारी चीजें, लैंड, राइट, सनलाइट वगैरह, ये सारे क्या है, दीज आर नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड और आर्टिफिशियल फैक्टर्स, जैसे हमने बिल्डिंग्स बनाई है, ठीक है, राइट, बिल्डिंग्स वगैरह है, जो भी मैनमेड ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं एनवायरमेंट में, वो सारे क्या है, एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड, राइट। तो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरमेंट, ऑब्वियसली, राइट। हम कहीं ना कहीं नेचर
की जो भी चीज है उसका यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे फर्नीचर बनाना है तो पेड़ों से क्या करना पड़ेगा, लकड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो समवेयर मैनमेड जो भी फैक्टर्स है या फिर एनवायरमेंट है, इट यूजेस नेचुरल एनवायरमेंट, और उसके वजह से नेचुरल एनवायरमेंट इज बीइंग अफेक्टेड, ठीक है, राइट। फर्दर देयर आर टू मेन फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा है एबायोटिक फैक्टर। इस अगेन ये बहुत बार आ चुका है बुक में, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज बायोटिक फैक्टर, व्हाट इज एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। नाउ देयर इज कंटिन्यूअस इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है। कौन कौन से बायोटिक फैक्टर होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोलॉजी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। इजी है, ठीक है। साइंस, इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। देन इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन तो देख ही ली है। ये क्या है, इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है, टू स्टडी द इकोलॉजी, ठीक है। अगर इकोलॉजी को स्टडी करना है तो इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस मेनी इकोसिस्टम्स, देर आर मेनी इकोसिस्टम, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है। ये डिफरेंट इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म एन एनवायरमेंट, राइट। तो बहुत सारी इकोसिस्टम का, अलग अलग इकोसिस्टम का मिलके जो बनता है दैट इज एनवायरमेंट, राइट। इकोसिस्टम में भी फर्दर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर आते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइंग डिफाइनाइट ज्योग्राफिकल एरिया। अब इकोसिस्टम के अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, पॉन्ड इको, वाटर में भी अगर आप देखो तो पॉन्ड इकोसिस्टम आता है, रिवर इकोसिस्टम, ठीक है। तो अलग अलग इकोसिस्टम्स है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है, राइट। नाउ देर आर डिफरेंट साइकिल्स दैट यू सी बीइंग ऑपरेटेड इन द एनवायरमेंट। जैसे नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। इनको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। These are called biogeochemical cycle. These are very important to keep, ठीक है, to keep the balance of these elements in the environment, right? So these are of two types: gaseous cycles जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल; सेडिमेंटरी साइकिल्स, राइट, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह इसमें आएगा, राइट। तो ये दो मेन साइकिल्स आपको एक्सप्लेन करी गई है इन योर बुक, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, पूछा जा सकता है विच आर द टू साइकिल्स, मेन साइकिल्स विच आर बीइंग ऑपरेटेड इन द एनवायरमेंट। फर्स्ट गैसियस साइकिल, ठीक है, अलग अलग गैसेस जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, इनकी, ठीक है, जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड गैसियस साइकिल। सेडिमेंटरी साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल भी आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एग्जाम्पल प्लस टाइप ऑफ साइकिल। Now, what are the benefits, you can say importance of this biogeochemical cycles, ठीक है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है। Now let us see what are the importance of this biogeochemical cycles, ठीक है। हमने देखा कि there are different gaseous cycles as well as sedimentary cycles, इनका क्या इंपॉर्टेंस है in the environment, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट रिक्वायर वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, इवन ग्रोथ के लिए दे ऑल्सो रिक्वायर सर्टन एलिमेंट्स, ठीक है, मेटल आयंस वगैरह। फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो इनको चाहिए फॉर देयर डिफरेंट यू कैन से बेनिफिट्स। जैसे ग्रोथ के लिए चाहिए कुछ मेटल आयंस या फिर कुछ एलिमेंट्स जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेसेस में ये सारे एलिमेंट की जरूरत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, फैट्स में, न्यूट्रिएंट वगैरह ये सारे इन्वॉल्व होंगे। तो ये प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जो भी प्लांट के अंदर फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहे हैं, वो इन्हीं से बनने वाले। तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, ये न्यूट्रिएंट चाहिए, एज वेल एज कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कहाँ से मिलता है, यही बायो केमिकल साइकिल जो है वो उनको फिक्स करके देता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है, ये क्या करेंगे, दे विल ईट और फीड
ऑन दिस प्लांट्स, राइट। जैसे अगर आप देखो तो ट्रॉपिक लेवल में ग्रासेस को खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो समवेयर ये एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। नाउ जो टॉप यू कैन से कंज्यूमर्स है, उनकी जब डेथ होगी या फिर ये बाकी जो ट्रॉपिक लेवल वाले एनिमल है उनकी जब डेथ हो जाएगी, तो उनकी डेथ के बाद जो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन में ये सारे जो एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, दे विल बी रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, राइट। तो मतलब समवेयर दे आर प्रेजेंट इन अ साइक्लिक मूवमेंट, ठीक है। इनकी क्या हो रही है, साइक्लिक मूवमेंट हो रही है। यही जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से प्लांट यूज करेगा, राइट। एंड ये सारी जो मूवमेंट हो रही है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स इज थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट की साइक्लिक मूवमेंट के लिए बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, इवन ऑक्सीजन वगैरह, इनकी जो मूवमेंट हो रही है, इट इज हैपनिंग थ्रू दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, राइट। नाउ बाय द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट्स फिर से क्या हो रहे हैं, साइकिल में ही फ्लो कर रहे हैं, समवेयर दे आर फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर फूड चेन से बाहर नहीं जा रहे वो। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल एक बैलेंस बना रहेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। साइकिल्स याद रखना दो टाइप की है, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। नाउ समवेयर ह्यूमन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। देखो अगर एनवायरमेंट में प्रॉपर आपको बैलेंस रखना है या फिर एनवायरमेंट की कंडीशन प्रॉपर मेंटेन करनी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। तो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें समवेयर हमारी भी क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, राइट। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व नेचर एंड मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, ओके, right? So planet Earth was given to us to lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors, ठीक है। तो हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन का सोचते हुए, राइट, हमारी कुछ जो यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स आवर एनवायरमेंट, वो क्या करनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, तभी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा, उसका यूज होगा, उनके लिए वो अवेलेबल हो पाएंगे, राइट, right. So it is very important, we must conserve it for ourselves as well as for the next generations, future generations, ठीक है, right. तो यही रीजन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द नेचर। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है वो हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज व्हाट, ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेस, ठीक है, मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड ऑन द अर्थ, राइट। आपको पता है अभी बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इवन जो हम यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उसके वजह से सीएफसी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। तो समवेयर हमें उसका क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ड्यू टू नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कॉजेस, इवन सर्टन नेचुरल कैलामिटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिसकी वजह से मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर बीइंग क्रिएटेड ऑन द अर्थ। इनके वजह से क्या हो रहा है, आवर एग्जिस्टेंस या यू कैन से अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रॉब्लम में आ रहा है, right? अगर हमें ये सेव करना है, इफ यू वांट टू सेव अस एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन एनवायरमेंट एज वेल एज अदर फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट, राइट। तो एक सेंसिबल एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इफ यू वांट टू कंजर्व द एनवायरमेंट, ठीक है। जो नेचर में रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, उनका क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर एंड बैलेंस में यूज करना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो, एज वेल एज हमारा नेचर या फिर एनवायरमेंट भी क्या हो सके कंजर्व हो सके, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एक्चुअली अफेक्टिंग दिस एनवायरमेंट, ठीक है। कुछ नेचुरल फैक्टर है एज वेल एज कुछ आर्टिफिशियल या मैनमेड फैक्टर्स है जो एक्चुअली नेचर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। दे आर डिसबैलेंसिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे नेचुरल फैक्टर्स है, अमंग नेचुरल फैक्टर सडन चेंजेस इन द वेदर, सडन चेंजेस इन द वेदर, ठीक है, जो कि अगेन आपको पता है क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है,
अर्थक्वेक्स, राइट, सुनामी वगैरह, राइट, ये सारे क्या है, दीज आर द डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट द नॉर्मल एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो भी नेचुरली प्रेजेंट थिंग्स है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, उनको भी क्या हो रहा है, ये अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली। नाउ ड्यू टू सच चेंजेस कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन द इंटर रिलेशनशिप्स दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फूड चेन एज वेल एज फूड वेब। अगर अगर आप देखो ये फूड चेन एंड फूड वेब, इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स है। नाउ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अगर इन कोई अगर पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, उस नेचुरल कैलामिटी में, उसकी वजह से क्या होगा, एक फूड चेन है, फूड वेब है, उनमें डिसबैलेंस होगा, इंटर रिलेशनशिप ऑफ द फूड चेन, फूड वेब विल विल गेट इन प्रॉब्लम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इट विल क्रिएट स्कार्सिटी ऑफ प्रे ऑर्गेनिज्म। अगर कंज्यूमर बहुत बढ़ गए, ठीक है, कंज्यूमर बहुत बढ़ गए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, नेक्स्ट या यू कैन से, जैसे ग्रासेस पे फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर की नंबर बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रासेस जो है उनकी नंबर कम होती जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर टॉप कंज्यूमर जो है उनकी नंबर बहुत बढ़ गई, तो बाकी के जो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर है उनकी नंबर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगेन, ड्यू टू लैक ऑफ प्रे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल ऑल्सो डिक्लाइन। तो ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप है, एक कोई फैक्टर या फिर एक कोई ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म कम ज्यादा हो गया नंबर में, तो ऑब्वियसली दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उन पे क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा। देर आर सर्टन मैन मेड फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, मैन मेड फैक्टर कौन से है, वेरियस मैन मेड एक्टिविटीज कॉजेस एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्लांट या फिर ट्रीज को तोड़ना, ठीक है, फॉर आवर फर्नीचर वगैरह जो बना रहे हो आप, उसके लिए अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में जो प्लांट्स वगैरह है, ट्रीज है, उनका लॉस होने वाला है, राइट, जिसकी वजह से इन प्लांट्स पे कुछ अदर एनिमल्स डिपेंडेंट है, उनका भी नंबर क्या होगा, कम होने लगेगा। यही तो रीजन है आपको आजकल जो भी टाइगर्स वगैरह है वो सिटीज में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यही रीजन है, बिकॉज वी आर डिस्ट्रक्टिंग देयर एनवायरमेंट, देयर हैबिटेट, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल एंटर इन आवर हैबिटेट्स। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, हंटिंग वगैरह सारी चीजें है, पोचिंग वगैरह जो हो रही है, राइट, इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, राइट, ये सारी जो मैनमेड एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एनवायरमेंट का डैमेज हो रहा है, ठीक है, देयर इज एनवायरमेंट इज गेटिंग इन प्रॉब्लम। ओके, जैसे एग्जांपल मैनमेड एक्टिविटीज के हमारे पास और है, जैसे रिवर, राइट, इंडस्ट्रीज वगैरह जो फॉर्म हो रही है रिवर बैंक पे, जो इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, जिसकी वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म है उनको थ्रेट पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे जो भी इंडस्ट्री में जो खराब पानी बन रहा है, केमिकल्स बन रहे हैं, दे आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द वाटर, जिसके वजह से ऑब्वियसली वाटर इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल क्या है, खतरे में है, ठीक है, दे आर अंडर द थ्रेट, राइट। तो इस इट इज मोस्ट लाइकली दैट हजार्डस इफ्लुएंट मतलब जो भी केमिकल वगैरह फैक्ट्रीज से रिमूव हो रहे हैं, दीज आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इनटू मॉर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, दे आर मर रहे वो, ठीक है। मोर ओवर वाटर विल नो लॉन्गर रिमेन पोर्टेबल, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, धीरे धीरे इतने केमिकल का उसमें अक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, यूजेबल फॉर्म में वो नहीं रहेगा, राइट। सो हेंस हेल्थ ऑफ रेसिडेंट, ऑब्वियसली वहां पर जो रह रहे हैं उनकी हेल्थ क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, तो समवेयर हमें ही उसका क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो फूड चेन एंड फूड वेब इन द रिवर या फिर aquatic ecosystem will be terminated or also will get affected due to such water pollution, right। अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो वाटर में रहने वाले एनिमल्स क्या करेंगे, दे कुड नॉट सर्वाइव नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम या यू कैन से जो फूड चेन है, फूड वेब है, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो समवेयर वी आर causing problems to us as well as other living organism due to our activities, right।
तो यही इसी बात पे हम पोल्यूशन वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. एक तो हमने वाटर पोल्यूशन का थोड़ा सा एग्जिस्ट ले लिया है. पोल्यूशन क्या होता है? एनवायरमेंटल एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटी की वजह से, जो है ना, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एक्टिविटी की वजह से जो एनवायरमेंट का यू कैन से पोल्यू यू कैन जो नॉर्मल एनवायरमेंट नहीं रह रहा है, ठीक है, राइट, एबनॉर्मेलिटी हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन बोलेंगे. एनवायरमेंट इज अफेक्टेड ड्यू टू सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ environment and some man-made factors which is causing pollution, right? Such factor will create imbalance in the environment. तो normal environment नहीं है वो, imbalance हो गया. factors biotic abiotic factor में क्या हो गया? imbalance हो गया, ठीक है. pure form में वो चीजें नहीं available, which in turn affect the existence of biota. biota मतलब जो भी living things है उनका existence क्या हो रहा है? affect हो रहा है. okay, first we have is environmental pollution. Pollution brings about environmental degradation. Obviously इससे क्या होगा? environment degrade हो जाएगा due to natural as well as man made causes. दोनों का रोल यहाँ पर है, right? Pollution से क्या होगा? it will contaminate and make the necessary things, ठीक है, unnecessary and unacceptable to the living things. ठीक है, मतलब हम उसको यूज नहीं कर सकते या फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा हमारे लिए. This causes direct or indirect changes in the physical, chemical, biological properties of air, water and soil. ठीक है, अगर एयर का पोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एयर की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. वाटर का पोल्यूशन है तो वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. सॉइल का पोल्यूशन है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, राइट? तो ये जो चेंजेस है ये कैसे है? यूजुअली हार्मफुल है फॉर लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग अस. हमको मिला के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अदर, उनके लिए ये सारे जो अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हो रहे हैं इन सॉइल, वाटर एंड एयर, ये क्या है? हार्मफुल है, ठीक है. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोल्यूशन बोल रहे हैं. नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पोल्यूशन? हमने देखा ब्रॉडली देयर आर टू रीजंस. एक तो नेचुरल रीजंस है, ठीक है, एज वेल एज मैन मेड रीजंस भी कुछ है जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, राइट? पोल्यूशन का जो रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है. देन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका यूज बहुत हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, राइट. ये सारे जो फैक्टर्स है, इवन अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की वजह से क्या हो रहा है? जो भी हार्मफुल केमिकल्स है, हार्मफुल गैसेस है, दे आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द इकोसिस्टम, जिसके वजह से क्या हो रहा है? एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है. इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली वी आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फॉलो करना पड़ेगा. जैसे एयर, वाटर, नॉइज, इवन थर्मल, लाइट पोल्यूशन जो हो रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट इज अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? सुधारनी पड़ेगी. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्टेल पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस. पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस मतलब जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं. तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट से रिमूव करना पड़ेगा, या फिर इनको एनवायरमेंटल वैसे लिमिट में क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है. पोल्यूटेंट्स को क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना पड़ेगा. कुछ ऐसे रिसोर्सेस है उनको लिमिट में यूज करना पड़ेगा. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन समवेयर कंट्रोल द पोल्यूशन एट इंडिविजुअल लेवल. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एक्चुअली. तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देयर इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है. Now, due to natural and man-made causes, there are many environmental problems on the earth. These problems affect the existence of various living organisms, obviously. Now, in order to save the organism and maintain the environmental balance, हमें क्या करना पड़ेगा? We need to take environmental conservation seriously, right? So, if this is not done, there will not be any quality of life on the अर्थ. आपको क्वालिटी नहीं दिखेगी, बस क्वांटिटी चल रही है, ठीक है. तो देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा? समवेयर वी विल हैव टू प्रिजर्व, और यू कैन से कंजर्व, नॉट प्रिजर्व, कंजर्व, राइट. तो क्या क्या एनवायरमेंटल स्टेप्स ली जा रही है इसमें? वी आर टेकिंग
सम स्टेप्स, राइट, कुछ एक्ट्स ऐसे है, कुछ लॉज है, ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन लॉज है, एक्ट्स है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। डिस्कशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन 1972 एट यूएनओ, ठीक है, स्टॉकहोम, कहां पर है यूएनओ? स्टॉकहोम में, ठीक है। So this is a conference arranged on human environment in 1972 at UNO Stockholm. Later established the United Nations Environment Program. पहले UNO था, उसी को क्या कर दिया, मॉडिफाई करके now it is called as United Nations Environment Program, UNEP. फुल फॉर्म याद रखना है आपको, UNEP, ठीक है। Now in India, the discussion of environmental issues took place in fourth planning commission. इसमें क्या हुआ है, अ सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड लेटर ऑन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्टार्टेड वेरियस प्रोग्राम्स सिंस 1985 इन प्लानिंग, इंडक्टिंग एंड ऑब्वियसली इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, राइट। ये अलग अलग क्या है, बॉडीज है, वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन आवर कंट्री, इंडिया में, ठीक है। कुछ ऐसी बॉडीज है जो क्या करती है, दे आर टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू स्प्रेड द अवेयरनेस, टू कंडक्ट सर्टन प्रोग्राम्स, जो क्या कर सकते हैं, बाकी जो लोग हैं पॉपुलेशन, उनमें क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द अबाउट द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। हमारा क्या पार्टिसिपेशन है इसमें, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। अगर हमें देखना है हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, about environment conservation rules and laws should be developed for common people also. हमारे लिए भी कुछ laws होने चाहिए, actually है भी। large scale participation of the people in the environment conservation can bring about environmental conservation, ठीक है। अगर हम large level पे large quantity में part लेते हैं environmental conservation में, हम भी awareness spread करते हैं, so that is the reason basically why this chapter is included in your book, because this is the age जहां पर आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये राइट एज है जहां पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ऑल्सो आप बाकी लोगों को भी क्या करो, अवेयरनेस स्प्रेड करो, राइट। सो यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस मिशन, राइट। देन प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिवनेस, वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए हमारा टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट। ऐसा नहीं कि मेरे अकेले से क्या होगा, है ना, मैं अकेला करूंगा तो क्या होगा, ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स एनवायरमेंट एंड नॉलेज, ठीक है। जो भी नॉलेज है आप क्या करो, स्प्रेड करो, स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द अदर्स ऑल्सो। इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू सोशल एंड you can say schools and colleges is very essential. That is why these portions are included in your syllabus, right? So ये सारी चीजें हो सकती है और आप फ्यूचर को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट सिक्योर कर सकते हो, राइट। वन ऑफ द यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको दिया है इन योर बुक, जादव मोलाई पाइंग फ्रॉम आसाम, ठीक है। ही वॉज अ मैन, इन्होंने क्या किया, made barren land into a forest which stands now, which has almost 1360 acres of land। इसमें बहुत सारे क्या है, प्लांट्स लगाए हैं, किसने, जादव मोलाई पाएंग, ठीक है। नाउ दिस फॉरेस्ट इज नोन एज मोलाई जंगल। इसी को क्या बोला जाता है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बैरन लैंड को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फॉरेस्ट। कितनी बड़ी लैंड है, 1360 एकड़, राइट। सो इट इज राइटली सेड दैट मेनी पीपल come together to destroy the forest, but a single person if determined can establish a new forest, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि लोग, बहुत सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट तोड़ सकते हैं, इवन एक सिंगल प्लांट को तोड़ने के लिए आ सकते हैं, बट राइट, अगर आप देखो, सिंगल पर्सन कैन मेक अ बैरन लैंड और टर्न अ बैरन लैंड इनटू अ फॉरेस्ट, राइट। ये एक बहुत ही बड़ी क्या है, इंस्पिरेशन। तभी तो उस जंगल को मोलाई जंगल करके, मतलब उन्हीं के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। वी मस्ट हैव सच अ विजन, राइट। तो ये एक आपको दिया है आपके बुक में, ठीक है। एडिशनल यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। इस पे सच क्वेश्चन वाला कुछ आएगा नहीं, बट स्टिल इट इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन,
राइट। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्टेड सिंस ओरिजिन ऑफ मैन। जब से हम हमारा ओरिजिन, ठीक है, मैन का ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब जब हम ओरिजिनेट हुए, इवोल्यूशन हुआ है, तब से हम में और एनवायरमेंट में क्या है, देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप। ह्यूमन बीइंग हैज वन बिकम द सुप्रीम ऑन द अर्थ। अभी तो अगर देखा जाए तो सबसे डेवलप्ड, सबसे इवॉल्व एनिमल तो हम ही है, ह्यूमन ही है। ड्यू टू इंटेलिजेंस, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी, राइट, क्रिएटिव एबिलिटी, इमेजिनेशन, उन सारी चीजों की वजह से वी आर हाईली डेवलप्ड एंड टॉप। अभी तक तो हमारा, हमसे ऊपर कोई इवॉल्व नहीं है। तो ह्यूमंस आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स वी कैन से, राइट। और ह्यूमन ने क्या किया है, ह्यूमन ने ही ऑब्वियसली अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके मैन मेड चीजें बनाई है, राइट। तो ही हैज यूज्ड अप नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी थॉट। हम ट्रीज यूज कर रहे हैं, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर वी हैव यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज और उनका मिसयूज किया बेसिकली, राइट। द डेवलपमेंट प्रोसेस have caused extreme damage to the environment। इसी के वजह से क्या हो रहा है, जो हम डेवलपमेंट करने के पीछे लगे हैं, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, उस वजह से क्या हो रहा है, राइट, देयर इज एक्सट्रीम डैमेज टू द एनवायरमेंट, राइट। हमने डैमेज क्रिएट किया है। तो अगर हमें बैलेंस रखना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी पड़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसको फॉलो भी करना चाहिए, राइट। तो मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमंस नाउ, right? Since we have disturbed the environmental balance, only we should think about the protection and conservation of this nature। क्योंकि हमने ही खराब किया, हमें ही सुधारना पड़ेगा, राइट, राइट। तो उसके लिए कुछ लॉज है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर और एनवायरमेंट। अबाउट एनवायरमेंटल फॉरेस्ट कंजर्वेशन देयर इज अ लॉ, एक्ट 1980, राइट। तो इसमें क्या बताया गया है, लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पजेस बाय दिस लॉ, राइट। कुछ ऐसी रिजर्व फॉरेस्ट होता है, लैंड होता है, जहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। इवन माइनिंग एक्टिविटीज वगैरह जो होती है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई पर्सन उसको डिसोबे करता है, अगर वो लॉ फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी फॉर 15 डेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो लॉ है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे लिए भी कुछ लॉज बने हैं, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो देम। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अंडर, राइट, इसमें क्या बताया गया, पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। जो भी पर्सन पोल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्ट, ये जो एक्ट है, एक्ट 1986, ये क्या करता है, इट कैन टेक एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन, एनी पर्सन और फैक्ट्री जो भी प्रोहिबिटेड है बाय दिस एक्ट, फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट, ठीक है। अगर कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए भी रूल्स होते हैं बेसिकली, अगर वो पर्टिकुलर लिमिट के अगेंस्ट या फिर उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक्शन ली जाती है। पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज एंटाइटल फॉर इधर 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन लगाया जाता है उस पे 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। उस पर्सन को क्या किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट रहेगी 5 ईयर्स की, या फिर उससे पैसे लिए जाएंगे अबव 1 लाख, राइट। देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010, ठीक है, 2010, इसमें क्या गया है, एनजीटी बोल सकते हो आप, एनजीटी 10, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें क्या गया है, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2010, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज, ठीक है। ये एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज को फॉलो करने के लिए एक लॉ बनाया गया। तो इसमें क्या है, आपको अब आप अगर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके अगेंस्ट एक्शन ली जा सकती है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट, 1972 में इसको स्टैब्लिश किया था टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
there is a complete ban on trading of rare animals as per clauses 49A. ठीक है, there are different clauses under this law. So according to clause 19A 49A, sorry, इसके अकॉर्डिंग क्या है, there is a complete ban on trading the animals. You can say जो on the way of extinction है, rare है बहुत, उनको आप ट्रेड नहीं कर सकते. Right? Again, there is a complete ban on use of articles prepared from skin or organs of wild animals. ठीक है, it is mentioned in the clause 49B. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी वाइल्ड एनिमल की स्किन या फिर कोई भी बॉडी पार्ट से जो भी आर्टिकल्स बने हैं उसको यूज नहीं कर सकते. देन थर्ड 49C में बताया है, क्लॉज 49C, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स एज पर क्लॉज. ठीक है, तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट क्लॉज है 49A 49B 49C अंडर द लॉ, और यू कैन से अंडर द एक्ट 1972. right? So there are various punishments for the person or organization if someone disobeys these laws, these clauses. ठीक है, so obviously अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगी. ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमें पढ़ना है. इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में. नाउ एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है. इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट, वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. राइट, अगर आप देखो लिविंग वर्ल्ड में देर इज अ वास्ट बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट आपको दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल, प्लांट्स. ठीक है, इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको दिखती है. तो ये डाइवर्सिटी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है ड्यू टू दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन. राइट, दिस रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गेटिंग डिप्लीटेड, कम हो रही है एट अ वेरी हाई रेट. किस वजह से, ओनली ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. कुछ मैन मेड एक्टिविटीज है, आर्टिफिशियल, ये एक्टिविटीज की वजह से इनकी नंबर या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, यू कैन से अफेक्ट हो रही है. ठीक है, राइट, कुछ यू कैन से रेयर एनिमल्स वगैरह जो है वो भी क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, स्पीसीज की नंबर खत्म हो जाएगी, स्पीसीज कम होने लगेगी. राइट, एंड बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी. राइट, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. सिंपली अगर आप वर्ड को तोड़ो तो आपको मीनिंग पता चलेगा. बायो मीन्स लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको जो डाइवर्सिटी दिखती है, अलग अलग फॉर्म्स, स्पीसीज आपको देखने को मिलती है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, प्लांट्स आएंगे, इवन एनिमल्स भी आएंगे. राइट, now this biodiversity occurs at three different levels: genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. तीनों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या है, अगर ऑर्गेनिज्म में या फिर यू कैन से स्पीसीज में, सेम स्पीसीज में जेनेटिक डिफरेंस आ गया. राइट, हमने वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी पढ़ा था वैसे. राइट, जेनेटिक डिफरेंस आ गया. सपोज देर इज अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक स्पीसीज था पहले, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज या फिर नेचुरल बैरियर की वजह से एक पॉपुलेशन दो में क्या हो गई, डिवाइड हो गई. राइट, जैसे रिवर की वजह से या फिर दरी वगैरह कुछ है, ठीक है, उसकी वजह से दो पॉपुलेशन बन गई. अब क्या होगा, ये दोनों पॉपुलेशन अपनी अपनी अलग से इवॉल्व हो जाएगी एंड ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स, दोनों पॉपुलेशन अलग अलग बन जाएगी, उनसे नई स्पीसीज डेवलप होगी. ठीक है, वेरिएशन से इवोल्यूशन होके फिर नई स्पीसीज बनेगी फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशंस. जो कि पहले सेम स्पीसी की पॉपुलेशन थी, उनसे अब दो अलग अलग क्या बनी, स्पीसीज फॉर्म हुई. तो मतलब जेनेटिक या फिर यू कैन से जेनेटिक डिफरेंस आ गया. अब वो दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. राइट, नाउ द इंडिविजुअल human beings are different from each other also. No two animals or plants are exactly alike, so that is nothing but genetic diversity. Next we have species diversity. अगर if there is a difference between different species, उसको हम क्या बोलते हैं, species diversity. अगर आप देखो, if you talk about cat and tiger, ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं. दे आर टू डिफरेंट स्पीसीज. राइट,
Example, all the species of plants, animals and microbes which are seen in any natural environment. These show the species diversity. ये क्या करते हैं? Species diversity show करते हैं. ठीक है. And third is ecosystem diversity. Ecosystem मतलब क्या होता है? जहां पर you know जैसे नेचुरल या फिर यू कैन से बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का क्या है? इंटर रिलेशन है. ठीक है, इंटरैक्शन है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. उसमें क्या होगा? देयर आर डिफरेंट इकोसिस्टम्स. जैसे मैंने बताया था, वाटर इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम वगैरह वगैरह. राइट. इन वन रीजन देयर में बी डिफरेंट इकोसिस्टम्स. एक ही रीजन में बहुत सारी इकोसिस्टम आपको देखने को मिल सकती है. लैंड इकोसिस्टम मिलेगा सेम जगह पे. ठीक है, वाटर इकोसिस्टम, एयर इकोसिस्टम. ठीक है, सच डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. राइट. इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है. आपको पूछा जाता है व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम, उसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स. ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे सी. ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो भी है, सी वगैरह, रिवर. राइट. देन लैंड इकोसिस्टम, देन डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट वगैरह. राइट. देन ग्रासलैंड्स. ये सारी क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम्स है. कुछ मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल भी होती है. ठीक है, जैसे अगर आप देखो एक्वेरियम. एक्वेरियम ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं? फिश के लिए एक नेचुरल इकोसिस्टम जैसा एनवायरमेंट क्या करते हैं? सिमुलेट करते हैं. राइट. तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ. Every region shows different types of ecosystems such as aquatic, terrestrial, desert, forest ecosystem. And such ecosystem has their own, has its own habitat with resident flora and fauna. Right? अगर आप देखो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट अलग है, फॉरेस्ट में रहने वाले अलग है. राइट. एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहने वाले अलग है. तो दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फ्लोरा. फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट वगैरह है उनको फ्लोरा बोलते हैं. फौना मतलब एनिमल्स वगैरह की जो पॉपुलेशन. ठीक है, तो दे हैव देयर ओन फ्लोरा एंड फौना. राइट. अगेन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज गिवन इन अ बुक, जिसमें आपको दिखता है सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में. ग्रोव्स के बारे में आपको दिया है. सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं? ये फॉरेस्ट बोल सकते हो या फिर प्लांट या फिर ट्रीज वगैरह के पैचेस बोल सकते हो, जहां पर एक पर्टिकुलर लोकल कम्युनिटी, ट्राइब्स वगैरह क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को. ठीक है. राइट. जैसे आपने कांतारा मूवी में देखा होगा, उसमें भी दे आर ट्राइब एंड दे आर प्रोटेक्टिंग, कंजर्विंग द पर्टिकुलर फॉरेस्ट. राइट. तो यहाँ पर इन द नेम ऑफ गॉड द पर्टिकुलर लोकल्स, पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पीपल, दे आर प्रोटेक्टिंग दैट फॉरेस्ट एरिया. राइट. एंड ये जो एरिया है इट डज नॉट बिलोंग टू द फॉरेस्ट सर्विस. ठीक है, गवर्नमेंट थ्रू या फिर फॉरेस्ट सर्विस से बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, उनको वही लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जो ट्राइबल पीपल है वहां के. राइट. इसमें आपको कोई भी मतलब बाकी जो लोग हैं उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी. दे कैन नॉट डू द हंटिंग, प्रिडेशन, ठीक है, वगैरह नहीं कर सकते. एज वेल एज दे कैन नॉट कट द ट्रीज फ्रॉम देयर. ठीक है. So it is similar to sanctuary that is protected by the local and tribal people. ठीक है. और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी ऑब्वियसली वेरी अबेंडेंट होगी. एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, ठीक है, वो रिच होंगे. राइट. इट इज प्रिजर्व बिकॉज देयर इज अ बिलीफ दैट गॉड और पर्टिकुलर डाइटी लिव्स इन द सैक्रेड ग्रोव्स. ठीक है, उनका कहना है कि उस फॉरेस्ट में क्या रहते हैं? वो उनके गॉड रहते हैं. ठीक है, डाइटी रहते हैं, देवता, जो जिनको मान के ये लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. राइट. एज अ रिजल्ट देर बेसिकली देर आर डिफरेंट, यू कैन से सैक्रेड ग्रोव्स. वन ऑफ देम इज द देवराई. ठीक है, देवराई उसको बोला जाता है. ठीक है, देवराई भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में उसको, सैक्रेड ग्रोव्स को. राइट. पीपल डू नॉट कट द ट्रीज बिकॉज ऑफ दिस. है ना, उनका एक बिलीफ है कि वहां पर क्या रहते हैं? भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं. हंटिंग ऑफ एनी काइंड इज प्रोहिबिटेड हियर. Right, over 13,000 sacred groves have been reported in India only. जिसमें से अगर आप देखो वेस्टर्न घाट्स है महाराष्ट्र के, कर्नाटका एंड केरला में भी आपको ये सैक्रेड ग्रोव्स देखने को मिलते हैं. राइट. ऑल्सो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर सर्टन सैक्रेड ग्रोव्स रिपोर्टेड. राइट. इनका रोल क्या है? दे प्ले अ ट्रेमेंडस रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑब्वियसली वहां के प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह, या यू कैन से एनिमल्स जो भी है लिविंग थिंग, उनको
कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड, कॉन्जर्व बाय दैट पर्टिकुलर ट्राइब्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए? वी कैन प्रोटेक्ट द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, उनको एस्टेब्लिश करके हम जो भी एनिमल्स है, रेयर एंडेंजर्ड एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डिक्लेयर सर्टन रीजन्स एज बायो रिजर्व्स। बायो रिजर्व्स जिसमें बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, हंटिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह नहीं होगी, राइट। प्रोजेक्ट शुड बी देयर, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज शुड बी देयर, राइट। हम बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल करना पड़ेगा, राइट, जिसकी वजह से वी कैन कंजर्व देयर नंबर। जो भी एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर रेयर स्पीसीज है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं बाय गवर्नमेंट, उनको फॉलो करके, ठीक है। ऑल्सो वी शुड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट, यू कैन से, जो रेयर स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है, उनका हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, राइट, और उसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दी है, दीज आर ऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, एंड दीज आर इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में भी ये दिया है, ठीक है। तो ये यू कैन रेफर दिस वंस। तो व्हाट इज माय रोल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन? क्या कंजर्वेशन में रोल है? कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेस है नेचुरल, उनको मैं क्या करूं, लिमिट में यूज करूं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बचाया जा सके। देन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है। मैं एट इंडिविजुअल लेवल हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे से कम क्या हो, हार्म हो टू द एनवायरमेंट। देन स्टॉपिंग ऑफ द हार्मफुल एक्टिविटीज एंड चेंजिंग द माइंडसेट फर्स्ट, कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा, तो अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें पहले इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। देन प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। जो फिर हार्मफुल या फिर हार्म्ड, यू कैन से, फैक्टर्स है एनवायरमेंट में, उनको क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। अटेम्प्टिंग इनोवेशंस, कुछ ऐसे इनोवेशन करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं नेचर के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, राइट, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल मीडिया थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, एज वेल एज टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट, यू कैन से, एक्टिविटीज, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। देन प्रिवेंशन ऑफ हार्म, ठीक है, विच आर बीइंग क्रिएटेड थ्रू अस, राइट। देन डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, जो भी एनवायरमेंट के लिए फैक्टर्स हार्मफुल है, उनको रिमूव करके, राइट। ऑल्सो वी शुड प्रिजर्व वट एवर इज लेफ्ट ओवर, और यू कैन से, अभी जो भी बचा है, ठीक है, जो भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। देयर शुड बी रेमेडीज टू प्रिवेंट द लॉस ऑल्सो, राइट। तो ये सारा हम कर सकते हैं। एंड जो भी, यू कैन से, ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज है, जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको फर्दर प्रोटेक्ट करके, उनकी नंबर सेव करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन अ गुड स्टेट, राइट। ये भी आपको एक दिया है, देर आर 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस इन आवर कंट्री, ठीक है। एक मानस सेंचुरी है, सुंदरबन सेंचुरी है, ठीक है। तो ये आपको दिया है इन योर बुक, तो यू कैन रेफर इट, राइट। इवन, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। इन सबको हम ध्यान में रखेंगे। एक बार ध्यान रखना कि दीज आर 3 हेरिटेजेस, ठीक है, endangered heritages of the country, ठीक है, you can remember them. Then next we are going to discuss about classification of threatened species, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज है, इवन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स की, ठीक है, स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अगेन रीजन कैन बी मैनमेड एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेटन स्पीसीज आर देयर। एंडेंजर्ड स्पीसीज एक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी नंबर बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट दे आर लीडिंग टू एक्सटिंक्शन, वो भी खत्म होने की कगार पे है, जैसे लायन टेल्ड मंकी, ठीक है, लेजर फ्लोरिकन, ठीक है। ये जो एनिमल्स है, दे आर एंडेंजर्ड, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन। देन रेयर स्पीसीज है,
रेयर मतलब उनकी नंबर बहुत ही कम हो चुकी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रेयर स्पीसीज बोल सकते हैं, राइट राइट। इनका क्या हो सकता है, जो एंडेमिक, एंडेमिक मतलब लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, एंडेमिक ऑर्गेनिज्म मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल रेड पैंडा, मस्क डियर। आपको पूछा जा सकता है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, रेयर स्पीसीज क्या होता है, और उनके एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको बताने। वल्नरेबल स्पीसीज, वल्नरेबल मतलब क्या है, इनकी नंबर बहुत ही कम हो चुकी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट्स एनिमल्स जिनकी नंबर बहुत कम हो चुकी है, एंड विच इज फर्दर ऑन द वे ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, डिक्लाइन होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, ड्यू टू दिस कंटिन्यू डिक्लाइनिंग नंबर, वो जो ऑर्गेनिज्म है दे आर ऑन द वे ऑफ थ्रेटन, बीइंग थ्रेटन स्पीसीज। ठीक है, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, ये जो है दे आर वल्नरेबल स्पीसीज नाउ, राइट। देन वी हैव इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, राइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एंडेंजर्ड है। ठीक है, या फिर यू कैन से द ऑर्गेनिजम्स विच आर अपीयर टू बी एंडेंजर्ड, अभी वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाले हैं। ओके, so data is not enough as they have typical behavioral habits, बिकॉज कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है इसमें, उनका हमें प्रॉपर डेटा, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, राइट, क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादातर बरो वगैरह में रहते हैं या फिर हाइड होके रहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर उनका नंबर अभी या फिर डेटा हमें पता नहीं है। बट उसमें से जायंट क्विरल जो है, इट इज अ इंटरमिनेट स्पीसीज, इंटरडिटरमिनेट स्पीसीज। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। शेकरू हम बोल सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में भीमाशंकर जो प्लेस है, वहां पर जो फॉरेस्ट है उसमें आपको एक चेकरू नाम का जाइंट स्क्विरल मिलता है। इट इज इनडिटर्मिनेट स्पीसीज नाउ, इट इज ऑन द वे ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड। ठीक है, क्योंकि उनकी नंबर कम होती जा रही है। ऑल्सो नो दिस 22 मई जो है, इट इज नोन एज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। इसमें क्या किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN ने क्या किया है, एक रेड डाटा लिस्ट बनाई है। ठीक है, रेड लिस्ट या फिर रेड डाटा लिस्ट बोल सकते हो। इसमें सारे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका नंबर क्या क्या मेंटेन किया है, उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इनका सबका हमारे पास क्या है, डेटा पड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट। किसने दिया है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, राइट राइट। Also some information is given, so yeah, now as per the report of WWF, ठीक है, 30% of animal species faced extinction during last 30 years, okay, which is a huge number. It is alarming situation. Once lost, the flora and fauna will never be replenished. एक बार खत्म हो गया obviously कोई species का number एकदम extinct हो गई कोई species, तो उसको आप फिर से वापस नहीं ला सकते हो, मतलब वो चला गया। ठीक है, so in the future this rare rate of extinction will continue, right? If in the future this rate is continuing, तो क्या हो जाएगा, there will not a single animal left on the earth। ठीक है, तो एक एनिमल या फिर एक पर्टिकुलर स्पीसीज आपको एनिमल इस वे पर अर्थ प्लैनेट पे नहीं मिलेगा। ओनली ह्यूमन स्पीसीज विल आउटनंबर ऑल अदर ड्यू टू नो कंसर्न फॉर द नेचर। ठीक है, बस कौन रहेगा, ह्यूमन ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया, सारी मैन मेड एक्टिविटी से, आर्टिफिशियल एक्टिविटी से क्या कर चुके हैं, नेचुरल जो भी फ्लोरा है या कैन से फैक्टर्स वगैरह है उनको यूज करके खत्म कर दिए, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर दिए। ठीक है, तो कुछ सालों बाद या फिर यू कैन से इन फ्यूचर, यहाँ पर अगर ऐसे ही एक्सटिंक्शन का रेट रहा, कंटिन्यू चलता गया, तो कोई भी स्पीसीज, कोई भी एनिमल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, यू नीड टू नो अबाउट दिस। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर ओनली। सो हमने नेक्स्ट दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।